सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग एमएमटी जो लास्ट आपका पेपर हुआ था उसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ये इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन और इसमें बोला है y of 1 is equal to 2, then find of value of y at x is equal to 2। डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म बन रहा है। और अगर कुछ भी नहीं आता है तो एक और ऑप्शन होता है करने का, वो होता है सिंपल डी वाई बाई डी एक्स बना दो प्लस एक्स का कोई भी फंक्शन है एंड वाई जो है वो सिंपल वन मतलब लीनियर है यहाँ पे, और क्यू ऑफ एक्स इस तरह से। और यहाँ से फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं जो होता है ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डी एक्स। और उसके बाद में हमारा सॉल्यूशन हो जाता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू एक्स प्लस सी। इस तरह से यहाँ से सॉल्यूशन आ जाता है। और एक जो मेथड होता है उसमें हम यूज करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये दोनों बराबर है तो इसे हम बोल देते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब इसे हम एक तरह से एग्जैक्ट बोल देते हैं कि इससे मतलब अच्छे हमें सॉल्यूशन मिलेंगे। और अगर नहीं होता है तो फिर इसमें भी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे इक्वल में 0 है, डी वाई के साथ में कुछ फंक्शन दिया हुआ है, डी एक्स के साथ में कुछ फंक्शन दिया है। तो हम सिंपल एम डी एक्स एन डी वाई वाले से कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। एक बार इसको देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है 2xy प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2xy प्लस 1 डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ही लिखा है आई गेस, हाँ एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है। तो इसे कंपेयर करेंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर m जो है वो क्या हो जाएगा 2xy प्लस 1 और n जो है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बेसिकली डी वाई के साथ में जो है उसे हम n बोल रहे हैं। और m और n के बारे में भी बाय डेफिनेशन अगर बोले तो अगर एक फंक्शन है फाई तो n जो होता है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू y, और m है m होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बाय डेफिनेशन होता है, ठीक है। ये भी याद रखना है, ये काम आएगा अभी। तो ये हाथ से हो गया m और n। तो हम सबसे पहले एम डी एक्स कैलकुलेट करते हैं। एम डी एक्स मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू y अगर इसे करेंगे तो यहाँ पे 2x कांस्टेंट हो जाएगा और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो यहाँ से आएगा 2x और 1 कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0। फिर हम सेम विद n के साथ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे हम dy है तो हमें विद रिस्पेक्ट टू x करना है, और अगर dx है तो विद रिस्पेक्ट टू y करना है। उसके बाद में इस एक्स स्क्वायर का कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। तो ये दोनों यहाँ से बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं निकालेंगे, इसको इस तरह से कर सकते हैं सॉल्व। देखो यहाँ से ये हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो इसके हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल जाएंगे, राइट। हम इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे 2xy प्लस 1 एम डी एक्स जो है उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे, ठीक है। इंटीग्रेशन कर लेते हैं एम डी एक्स का। तो यहाँ से क्या आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, और यहाँ पे y जो होता है वो होता है कांस्टेंट, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ y, राइट। यहाँ पे सम फंक्शन ऑफ y इसलिए लिया है क्योंकि y हमने कांस्टेंट अज्यूम किया है यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम y को कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं तो अगर प्योर फंक्शन ऑफ y होगा तो उसे हम जब विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे होंगे या इंटीग्रेट कर रहे होंगे जो भी है, तो वो मतलब एक तरह से 0 हो जाता है। यहाँ पे अगर आप इसका डिफरेंशिएशन देखोगे तो 0 आएगा, तो वो यहाँ पे काउंट होता नहीं है। तो इसलिए हम जी वाई लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो ये हमारा एक फंक्शन आ गया फाइव। अब हमने देखा था कि n जो है, n हमारे पास में क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n, राइट, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फाइव। तो यहाँ से ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फाइव विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू n। तो यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस एक्स कॉन्स्टेंट है तो वो जीरो हो जाएगा, प्लस y का फंक्शन है तो उसका एक बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इज इक्वल टू n। n और n हमारे पास में था एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से जी डैश वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास में एम डी एक्स जो है उसका वैल्यू क्या आ रहा है, उसका वैल्यू आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो इसके बाद देखते हैं, अरे यार ये क्या है। सो यहाँ पर हमारे पास में एम डी एक्स जो कि हमारा कांस्टेंट टर्म बोलते हैं उसको, तो वो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स। अब हमें यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है तो हम जो कांस्टेंट टर्म है इसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो हमारे पास में पाई आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू देख लेते हैं एक बार, y ऑफ वन इज इक्वल टू टू दिया हुआ है। सो हमें दिया हुआ है y ऑफ वन इज इक्वल टू टू, मतलब x इज इक्वल टू वन पे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या है, टू है। तो सिंपल से यहाँ पे रखेंगे वन इंटू टू प्लस वन, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ रही है, थ्री आ रही है। ओके ओके, सो अब हमसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू टू। तो यहाँ पे बस वैल्यू रख देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर बोल देते हैं टू। तो फ्रॉम इक्वेशन टू यहाँ पे हो जाएगा थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स। तो यहाँ से एक्स एक्स दिया हुआ है टू, तो यहाँ से हो जाएगा फोर वाई प्लस फोर इज इक्वल टू थ्री। सो यहाँ से वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ से नेगेटिव आ रहा है, माइनस वन बाय फोर। अच्छा यहाँ पे टू है, सॉरी, तो यहाँ से आ जाएगा पॉजिटिव ऑफ वन बाय फोर। ये एक तरीका है, मैं जनरली ये वाला तरीका प्रेफर नहीं करती हूँ, मुझे जो है ये वाला तरीका ज़्यादा सही लगता है। इसमें आप सिर्फ सिर्फ इतना सा सॉल्व कर लो, उसके बाद में एक सिंपल सा y इज इक्वल टू में कुछ x का फंक्शन आता है प्लस c ये आता है यहाँ से, और यहाँ से भी इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये भी एक अप्रोच है, इसे भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ एक्सप्लेन करने के बजाय इसे आगे एक्सप्लेन करते हैं। बट ये है कि हाँ ये एज अ शॉर्टकट काम करता है, एम डी एक्स एन डी वाई, तो यस ये भी यूज कर सकते हैं। अगला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब यहाँ पे एग्जैक्ट का मतलब क्या है, एग्जैक्ट का मतलब है कि जो डिफरेंशिएशन ऑफ, अच्छा इसको लिख नहीं सकते हैं, हाँ तो यहाँ पे इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर ये हो जाता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो इसे हम बोलते हैं एग्जैक्ट। तो इसे देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो यहाँ पर m जो है, m फंक्शन क्या हो जाएगा, बेसिकली इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी, कंपेयर करेंगे ए वाई प्लस टू एक्स, और n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी x प्लस वाई। अब हमने बोला है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है, राइट। तो इसका मतलब हो जाएगा एन वाई इज इक्वल टू एन एक्स। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा a, और एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये वन। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, वन। Then the next question, सो यहाँ पर देखते हैं इसको, यहाँ पे दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर।
जहाँ पर y ऑफ 0 गिवन है 1/2। ठीक है, हमसे पूछा है फाइंड द लॉग ऑफ 2 एट एट एक्स इज इक्वल टू 2, वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये इस तरह से इसको हम बर्नौली इक्वेशन बना सकते हैं, लाइक dy बाई डी एक्स प्लस वाई टू दी पावर 1 इज इक्वल टू वाई टू दी पावर 2, इस तरह से लिखा हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे हम वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/y² dy बाई डी एक्स प्लस 1/y इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे हमने जो है वाई इसको फ्री कर दिया फ्रॉम द वाई, मतलब यहाँ पे वाई का एक भी टर्म नहीं है, बस इतना करना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम 1/y इज इक्वल टू z। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1/y² dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dz बाई डी एक्स। तो यहाँ से 1/y² dy बाई डी एक्स हो जाएगा नेगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसे ध्यान से देखेंगे, इसमें हमें बस इसे रिप्लेस करना है। 1/y² और dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ dz बाई डी एक्स, 1/y क्या हो जाएगा z। तो इसे वापस से लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ dz डिवाइड बाई डी एक्स प्लस z इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे dz बाई डी एक्स माइनस z इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे इसे देखते हैं, तो ये सिमिलर टू लग रहा है जो हमारी इक्वेशन होती है लाइक दिस, समथिंग इज x का फंक्शन और कांस्टेंट देन द सेम वेरिएबल इज इक्वल टू q ऑफ x। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर p ऑफ x dx। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये पॉजिटिव होना चाहिए, लाइक इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव किया है, यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म में होना चाहिए फंक्शन। तो यहाँ पर px कंपेयर करते हैं, तो क्या आ रहा है, px माइनस ऑफ 1, तो ये हो जाएगा e टू द पावर -1 dx, ये यहाँ से हो जाएगा e टू द पावर -1। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन हो जाता है z इंटीग्रेटिंग फैक्टर देन इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q ऑफ x। q ऑफ x हमारे पास में क्या है 1, ठीक है, प्लस c, तो यहाँ से हो जाएगा z e टू द पावर -x, इसे हम सिंपल लिख लेते हैं, प्लस c लिख देते हैं यहाँ पे, और ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ e टू द पावर -x प्लस c z e टू द पावर -x। अब बार बार ये जो टर्म दिख रहा है, एक काम करते हैं, इसे यहाँ से हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू -1 प्लस c e टू द पावर x। अब यहाँ पर z जो है उसको रिप्लेस कर देते हैं, z था हमारे पास में 1/y, राइट, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y हो जाएगा 1/c e टू द पावर x प्लस x माइनस 1। ठीक है, अब हमें एक वैल्यू गिवन था यहाँ पर y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर 0 रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमें 1/2 आना चाहिए, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/c माइनस 1, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो यहाँ से इसे देख लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 1/3 e टू द पावर x माइनस 1। अब हमसे पूछा है एट x इज इक्वल टू ln2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, सो ये हो जाएगा यहाँ से e टू द पावर ln2 क्या होता है, ये सिंपल यहाँ पे 2 आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/6 माइनस 1 1/5। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू है,
तो मैं जितना मतलब ट्राई कर रही हूँ कि क्वालिटी ऑफ द स्क्रीन सही है, सो दैट्स वाई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें बोला है सिंपल एक डिफरेंशिएशन इक्वेशन दी हुई है और एक वैल्यू दिया हुआ है। सेम जो हमने अभी सॉल्व किया था उसी तरह से सॉल्व करना है। ये भी सेम फॉर्म है, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। पी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/x, और क्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देख लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर पी एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर 2/x डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा e टू द पावर log x। सो इसे इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से सिंपली एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद में सॉल्यूशन लिखना है, तो सॉल्यूशन हो जाएगा y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर गिवन है एक्स स्क्वायर क्यू एक्स। ठीक है, सो इसे हम इस तरह इंटीग्रेट कर देंगे। सो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाय 5 प्लस सी वाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, अच्छा एक्स टू द पावर 5 है यहाँ पे, ये 4 है यहाँ पे। ठीक है, सो ये हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाय 5 प्लस सी। अब हमें वैल्यू दिया हुआ है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे यहाँ पे प्लस सी। सो यहाँ से कांस्टेंट जो है वो हो रहा है -1/5। सो सिंपली ये हो जाएगा एक्स क्यूब -1/5। अब जो पूछा है हम उसका आंसर दे सकते हैं। हमसे बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू एट x इक्वल टू 2। y is equal to 8 minus 1 divided by 5, that is 3/5। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में बोला है for differentiation equation this is the value and what is the value of at x is equal to 1 divide by e। ओके, सिंपल सेम क्वेश्चन है जैसे भी पहले सॉल्व किया है, तो इसमें भी वही हो जाएगा। पी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी -1, क्यू ऑफ एक्स हो जाएगा e टू द पावर x। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास में हो जाएगा e टू द पावर -1 dx। तो यहाँ से ये आएगा e टू द पावर -x। अब इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे y e टू द पावर -x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x e टू द पावर -x dx। ठीक है, ये है q मतलब q फंक्शन, और इसे हम बोलते हैं p फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका, तो ये आ जाएगा x प्लस सी इज इक्वल टू वाई ई टू द पावर -x। सो y की वैल्यू यहाँ पर आ रही है x ई टू द पावर x प्लस सी ई टू द पावर x। अब हमें गिवन है यहाँ पर y ऑफ 0 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस c ई टू द पावर 0, ई टू द पावर 0 होता है 1, तो यहाँ से सिंपली c की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। उसके बाद में जो हमारी इक्वेशन है या फिर जो भी हमारा फंक्शन है उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा है
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y ऑफ 1 डिवाइड बाय e। तो ये क्या होगा, y ऑफ 1 देख लेते हैं। y ऑफ 1 हो जाएगा 1 इंटू ई टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू ई टू द पावर 1, तो 4e डिवाइड बाय e। तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 4। यहाँ पे मैं बोला है पुट x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच, वाई इज इक्वल टू वाई प्लस के टू रिड्यूस इनटू होमोजेनियस फॉर्म। सो होमोजेनियस फॉर्म क्या होता है, जब ओनली द वेरिएबल्स रहते हैं, मतलब जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है होमोजेनियस फॉर्म। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, सिंपल, पहले तो हम x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच लिखेंगे और y इज इक्वल टू वाई प्लस के लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4 कैपिटल Y प्लस 1 प्लस 2h प्लस 2k, सॉरी k। और यहाँ पे नीचे जाएगा कैपिटल X प्लस ट्वाइस ऑफ y प्लस 4 प्लस यहाँ पे स्मॉल h प्लस 2k, ठीक है। तो दिस इज द कांस्टेंट टर्म एंड दिस इज द कांस्टेंट टर्म। तो ये दोनों को, ये दोनों जो है ये 0 होने चाहिए, यहाँ पे ये 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, ये होमोजेनियस फॉर्म में आएगा। मतलब हम यहाँ पे जब y से डिवाइड करेंगे तो ये समथिंग लाइक 2x अपॉन वाई प्लस 1 इस तरह से बनेगा, राइट। तो उसके लिए अब क्या करना है, इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट करना है। और हमसे पूछा भी ये फाइंड द वैल्यू ऑफ h प्लस k, तो यहाँ से हमें h और k की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इसको देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2h प्लस k इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, और 4 प्लस h प्लस ट्वाइस ऑफ k इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से देखेंगे तो k हमारे पास में क्या आ जाएगा, k हमारे पास में आ जाएगा माइनस ऑफ 2h प्लस 1। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस h प्लस 2 एंड k की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 2h माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस, ये हो जाएगा माइनस 4h प्लस h माइनस ऑफ 3h एंड उसके बाद में माइनस 2 एंड प्लस 4, ठीक है। तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से ये क्या आ रहा है, 3h इज इक्वल टू 2। तो h की वैल्यू आ रही है 2/3 एंड k की वैल्यू देख लेते हैं, k हो जाएगा माइनस ऑफ 2 इंटू 2/3 प्लस 1। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस ऑफ 4/3 प्लस 1, सो दिस इज माइनस ऑफ 7/3। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है h प्लस k क्या होगा, राइट। तो h हमारे पास में है 2/3 और k हमारे पास में माइनस ऑफ 7/3, तो h प्लस k क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 5/3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो लाइक बहुत सिंपल हो जाएगा। लाइक अगर सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक ही जा रहा है या फिर एक दो मतलब y का वैल्यू देकर सिर्फ पूछ ही रहे कि क्या है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले dy बाई डी एक्स बनाना है। तो dy बाई डी एक्स कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको इस तरह से लिखते हैं। अब इसके दो फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हम एम डी एक्स और एन डी वाई भी कर सकते हैं, पर मैं प्रेफर करती हूँ कि जो सिंपल वाला फॉर्म है पी एक्स क्यू एक्स वो वाला यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले dy बाई डी एक्स बनाएंगे। सो dy बाई डी एक्स यहाँ पे जाएगा प्लस, ये है एक्स वाई 3/2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये आ रहा है हमारे पास में dy बाई डी एक्स प्लस, ये हो जाएगा y बाई एक्स इंटू 2/3 इज इक्वल टू 0। तो सिंपल सा एक कौन सी फॉर्म बन रही है, ये बन रहा है dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स क्या है, क्यू ऑफ एक्स हमारे पास में 0 है। पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, पी ऑफ एक्स हमारे पास में दिया हुआ है
2/3 इंटू 1/x इस तरह से दिया हुआ है। अब हमें फाइंड करना है व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सिंपल सा। सो इसमें क्या हो जाएगा, अच्छा एक कैच है यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो y की फॉर्म में दिया हुआ है। तो अगर ये y की फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको e टू द पावर यहाँ पर dy आना चाहिए, राइट। पी वाई डी वाई इस तरह से कुछ आना चाहिए, तो इसे dy बाई डी एक्स की जगह dx अपॉन dy कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे यहाँ पर। यहाँ से देखते हैं वापस, तो यहाँ पर हमें dx अपॉन dy करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 3/2 एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा dx अपॉन dy प्लस 3/2 एक्स और 1 अपॉन वाई। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें जो x है वो एज अ मतलब इसको देखेंगे कि टी ऑफ वाई हमारे पास में क्या होगा, तो टी ऑफ वाई हमारे पास में हो जाएगा 3/2 इंटू 1 अपॉन वाई। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिंपल सा होता है e टू द पावर p ऑफ y dy। बस यहाँ पे इसको लिख देंगे 3/2 इंटू 1 अपॉन वाई। तो यहाँ से हो जाएगा log ऑफ y, चाहे यहाँ पे dy है, log ऑफ y टू द पावर 3/2 और e यहाँ से क्या आ रहा है y टू द पावर 3/2। तो m यहाँ पे क्या हो जाएगा, m हो जाएगा 3/2। ठीक है, हमसे यही बोला था कि y जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो y टू द पावर m है। अब m बताओ क्या है, तो हमारे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर आया y टू द पावर 3/2, तो m की वैल्यू हो गई 3/2। ठीक है, हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक शायद हो गई होगी यार, फोर्थ का कौन सा है, फोर्थ, अच्छा हाँ सॉरी, यस, यहाँ पर 7/5 हो जाएगा, राइट। सो y हमारे पास में कितना आ जाएगा, इसे डेसिमल में देख लो, ये हो जाएगा 1.4। देन क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमें बोला है फॉर द होमोजीनियस डिफरेंशिएशन इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, y ऑफ 1 हमें गिवन है, फाइंड y ऑफ 2। ठीक है, तो इसको क्या है, सिंपल जो m dx n dy है उस फॉर्म में हमें लिखना है। तो उसमें देख लेते हैं, जब भी होमोजीनियस है ऐसा कोई टर्म है ना तो m dx n y यूज कर सकते हैं, पर बाकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह में मतलब px वाला ज़्यादा सिंपल रहता है क्योंकि उसमें काफ़ी कंडीशन है m dx n y में, तो वही बात है। अब इसको जैसे लिखेंगे, इसको इस तरह से लिख देंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब इसे सिंपल इंटीग्रेट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे मतलब मिक्स्ड फंक्शन नहीं है, dy के सामने y का फंक्शन है, dx के सामने एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन वाई, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस सम कांस्टेंट, राइट। सो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस सी, या प्लस सी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/2। तो देख लेते हैं y ऑफ 1 1/2, ठीक है, 1 प्लस सी, सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1। ठीक है, तो हो जाएगा 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस सी, प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 वाई एट 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। देन आता है 10th क्वेश्चन, यहाँ पर बोल रहा है फॉर डिफरेंशिएशन इक्वेशन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x प्लस 1 टू द पावर r, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे इसे लिखेंगे dy बाई डी एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर x की टर्म में दिया हुआ है तो हम dy बाई डी एक्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 1 वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है तो क्यू की जरूरत हमें है भी नहीं क्यू ऑफ एक्स की, तो यहाँ से हो जाएगा e टू द पावर
2/x+1 dx। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ x+1, और x+1 हो गया, और x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 1, तो डिवाइड कर देंगे 1 से, ठीक है। और ये है e टू दी पावर में, तो ये हो जाएगा x+1 का स्क्वायर। यहाँ पर मैं दो प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ। पहला तो है log ऑफ x, यहाँ पे n, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, पहला तो ये है। और दूसरा है e टू दी पावर में, अगर यहाँ पे मान लो कुछ भी लिखा हुआ है, तो ये जो log है यहाँ पे, log का फंक्शन होता है e, राइट। जब भी हम इस तरह से लिखते हैं तो इसका मतलब होता है यहाँ पर जो फंक्शन है, बेस जो है वो e है, ठीक है। तो जब भी सेम बेस होता है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स, मतलब इसको हम ऐसे बोलते हैं, जो साइन और साइन इनवर्स वाला सीन होता है वही है। तो यहाँ पर ये हो जाता है, मतलब x जो है वो यहाँ पे आ जाता है, और ये दोनों ऐसे बोल सकते हैं कि x log e, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और log e बेस e क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो इसको सिंपली ln x इस तरह से लिखा है। तो यहाँ पर जो भी है, ये आगे कुछ होगा तो उसको आपको फिर इधर पहले यूज करना होगा, और यहाँ पर जो भी है उसको आप फिर डायरेक्ट x इस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ पर एक तो ये और एक ये दो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है। तो यहाँ पर इसको क्या किया, 2 था, 2 को इधर लेके गए पहले, x+1 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद में कैंसिल आउट हो गया, तो x+1 का स्क्वायर हमारे पास में आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू जाएगा 2। देन अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, ये वाला है, ये तो ठीक है, ये सर है। ऐसी क्वेश्चन क्या काफी ऐसे बड़ी बड़ी लैंग्वेज होती है तो लगता है पता नहीं क्या पूछा है, पर एक बार अगर पढ़ लेंगे उनको तो बहुत सिंपल हो जाता है। इसमें बोला है फॉर द होमोजेनियस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन। अब नॉन एग्जैक्ट एग्जैक्ट का मतलब क्या है? नॉन एग्जैक्ट का मतलब हो गया जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो बराबर नहीं है, ठीक है। तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो इस तरह से आता है, 1/mx+ny, इस तरह से आता है, ठीक है। अब हमसे बोला है फाइंड द डिनोमिनेटर mx+ny एट x=1 एंड y=2। अब इसमें क्या करना है? इसमें सिंपली हमें m क्या है और n क्या है ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर इक्वेशन किस तरह से लिखी होती है? mdx प्लस mdy, ठीक है। कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पर m जो है वो क्या हो जाएगा? x² + y², n जो है वो हो जाएगा xy। तो बस यहाँ पर हम लिखेंगे m इज इक्वल टू x² + y², n इज इक्वल टू x इंटू वाई, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बोला है फाइंड द वैल्यू, तो बस m इंटू एक्स कर देते हैं, mx+ny क्या हो जाएगा? mx+ny इज इक्वल टू हो जाएगा, हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, x इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1 + 2 इंटू 1 इंटू 4। सो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 9। इसमें मेन बात क्या है कि जो डेफिनेशन दी है उसमें यहाँ पर क्या टर्म यूज किया है। मान लो अगर यहाँ पर इसको इस तरह से बोल देते 1/nx+my, तो उस केस में ये दोनों जो वैल्यू है वो इंटरचेंज हो जाती है। यहाँ पर n क्या होता अगर इस तरह से दिया होता, तो यहाँ पर n हो जाता x² + y², और m हो जाता है यहाँ पर xy। तो बस ये है कि डेफिनेशन याद होनी चाहिए, और यहाँ पे किस तरह से लिखा हुआ है वो पता होना चाहिए, x के संग कौन सा है, y के संग कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, ये सब पता होना चाहिए। बाकी इजी है, इजी तो नहीं है, मतलब काफी याद करना ही पड़ता है तो, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, for the equation put z is equal to y⁻², and transformation equation is this, find the value of a, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा बोला है, जो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का, कि अज्यूम z इज इक्वल टू 1/y², देन क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल। तो यहाँ पर हो जाएगा dz/dx इज इक्वल टू माइनस 1/y³ इंटू यहाँ पे 1/y होता है, सॉरी, ठीक है। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ से,
dz by dx is equal to minus 2 डिवाइड बाय y टू द पावर 3, यहाँ पे जाएगा dy अपॉन dz। बस इन दोनों को जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें पुट करना है। ठीक है, तो इक्वेशन है dy बाई डी एक्स वन अपॉन एक्स वाई क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स वन अपॉन एक्स वाई क्यूब। ठीक है, बस अब यहाँ पे से रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले से थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा वन अपॉन वाई क्यूब डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई स्क्वायर वन अपॉन एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अभी थोड़ा लग रहा है कि हाँ ऐसा कुछ इक्वेशन है। z इज इक्वल टू वन अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर z पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स z इज इक्वल टू वन। माइनस साइन को हम हटा देंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं z डैश माइनस z अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमसे बोला था कि ये जो इक्वेशन है उसे इस तरह से लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्म करने के बाद में, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस टू एक्स, हमें माइनस टू बाई थ्री है यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, माइनस टू यहाँ पे आ जाएगा वन बाई टू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन है। अब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू जो है वो आ जाएगी माइनस ऑफ टू। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये 12 हो गया ना, 13। इसने मुझे बोला है फॉर द एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन पासिंग थ्रू 0,2 फाइंड द कांस्टेंट। यहाँ पे सी का मतलब है कांस्टेंट। सो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन का मतलब यहाँ पे हो जाता है एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स। पहली कंडीशन तो यहाँ पर ये होती है। ठीक है, तो हमसे बोला है, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं अगर है कि नहीं, इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर m की वैल्यू जाएगी y cos x प्लस 2x, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर ये जाएगा cos x, 2x जीरो हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसमें कोई y का टर्म नहीं है। तो ये तो हो गया m ऑफ y। nx चेक कर लेते हैं, sin x है यहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो हाँ, यहाँ से ये दोनों बराबर तो आ रहे हैं, तो हाँ कि ये जो लिखा है वो सही है। अब बोल रहा है पासिंग थ्रू 0,2 फाइंड द वैल्यू ऑफ c। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले एम डी एक्स फाइंड करेंगे। सो एम डी एक्स हमारे पास में जाएगा y cos x प्लस 2x एंड इंटीग्रेशन। तो यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू x हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो y कांस्टेंट है तो वो ऐसा का ऐसा रहेगा, cos x का डिफरेंट इंटीग्रेशन हो जाता है sin x प्लस x का होता है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू। ठीक है, तो वो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। अब हमें पता है कि ये जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ये किसी के इक्वल नहीं होगा, इसे हम बोलते हैं फाई। यहाँ पर ये जाएगा कि अगर इसको हम विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करते हैं तो वो एन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये बाय डेफिनेशन होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस y इज इक्वल टू एन। एन हमारे पास में था साइन एक्स था, कॉस एक्स था, ये एन हमारे पास में दिया हुआ है साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से जी डैश वाई जो है वो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है।
मतलब ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करेंगे, तो हमारे पास में सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हमारे पास में हो जाएगा y sin x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से कांस्टेंट हमारे पास में आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 0,2 पे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा c इज इक्वल टू 0। देन अगला क्वेश्चन है, फॉर द गिवन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फाइंड द y वैल्यू ऑफ log 2। यहाँ पर ये काफी सिंपल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है कांस्टेंट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर कोई भी जो फंक्शन है जो हमारे y के साथ में है और जो y का फंक्शन नहीं है, dx। तो ये हो जाता है e 4 dx। सो यहाँ पर ये हो जाएगा e टू द पावर 4x। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है, सिंपल सा सोल्यूशन है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, इस तरह से। so, इसे लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा y e टू द पावर 4x इज इक्वल टू e टू द पावर 4x, यहाँ पर 8 है, dx। ठीक है, तो 8 एज इट इज रहेगा, e टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर 4x डिवाइड बाय 4 प्लस c। ठीक है, सो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब y के संग x का फंक्शन ठीक नहीं लग रहा है, तो मतलब सिंपल अगर हमें देखना है तो इसको क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 2 प्लस सी टू द पावर e टू द पावर माइनस 4x कर देंगे इसको। यहाँ से मैंने किया है e टू द पावर 4x से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, सो ये हमारा फाइनल फंक्शन हो गया, इसे हम बोल देते हैं 5। अब हमसे पूछा था x इज इक्वल टू log 2 पर इसकी वैल्यू क्या है, तो वो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 2 प्लस सी e टू द पावर माइनस 4 log 2। इसे इस तरह से लिखेंगे। सो यहाँ से ये क्या होगा, 2 प्लस सी ई टू द पावर लॉग 2 टू द पावर माइनस 4। ठीक है, तो इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं वैसे, तो ये जाएगा 2 प्लस सी इंटू 1/16। ठीक है, तो ये हमारा y आ गया। अब हमें क्या करना है, c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो c की वैल्यू के लिए हमें एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, 0 पर वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, सो इसको यहाँ से देख लेते हैं, 0 इज इक्वल टू 2 प्लस सी, तो सी हमारे पास में आ जाएगा -2। ठीक है, अब सी की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 -2 इंटू 1/16, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1/8। ठीक है, y इज इक्वल टू दिस, सो ये हो जाएगा 15/8। इसका आंसर हो जाएगा 15/8। ये 2 लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला है फॉर द गिवन इक्वेशन इफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x टू द पावर p फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो ये वाले क्वेश्चन में स्किप करूँ क्या, g ऑफ y। ओके, बेसिकली g ऑफ y जो आप पूछ रहे हो उसमें क्या होता है जी। सो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मानो कि हमारे पास में कोई फंक्शन है, इस तरह से मान लेते हैं, साइन ऑफ y प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब, इस तरह से फंक्शन है। अब हम इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारे पास में, हमारे पास में आएगा, ये तो 0 हो जाएगा अगर हम इसे बोल देते हैं 5। ठीक है,
और अगर हम इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये तो हो जाएगा 0 साइन ऑफ वाई, और बाकी जो भी इंटीग्रेशन है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं 2xy प्लस 3x²। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो डिफ्रेंशिएशन आ रहा है, अगर इसे देखोगे ऐसे, तो ये आ रहा है 2xy प्लस 3x², राइट। यहाँ पे dx इस तरह से लिखा हुआ है। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, मान लो। ठीक है, अब हम इसे अगर वापस कन्वर्ट करना चाहे, लाइक वापस इंटीग्रेट करना चाहे, तो हमारा जो भी मान आएगा ना वो गलत आएगा। क्यों गलत आएगा? क्योंकि यहाँ पर एक प्योर फंक्शन था जो सिर्फ y का फंक्शन था। ठीक है, वो हमारा जब हमने डिफरेंशिएट किया तो वो 0 हो गया। तो वो तो मतलब एक तरह से इस टर्म में है ही नहीं, उसे हमने कंसिडर ही नहीं किया। तो बस उस चीज के लिए जब भी हम एम डी एक्स करते हैं, क्योंकि एम जो है यहाँ पर, एम क्या है, एम जो है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन है किसी भी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम एम डी एक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो एम डी एक्स करोगे तो देखो क्या आएगा यहाँ पे डी एक्स। तो ये डी एक्स से डी एक्स इस तरह से मान लो कट गया। और इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई क्या होता है? किसी भी डी एक्स का किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेम, तो फाई आ जाता है। तो अगर हम इसको वापस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में? हमारे पास में आएगा x² y प्लस x³ पर हमारा साइन ऑफ y है वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गया। तो जब भी हम किसी पार्शियल डिफरेंशिएशन का, जैसे कि हम m और n की डिफरेंस, m और n की डेफिनेशन यही है कि वो पार्शियल डिफरेंशिएशन है किसी भी फंक्शन के। ठीक है, तो वो कंप्लीट डिफरेंशिएशन नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जब भी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम मानेंगे कि एक y का प्योर कांस्टेंट फंक्शन था यहाँ पर, जो जब हमने डिफरेंशिएट किया तो वो गायब हो गया। ठीक है, जैसा कि हम जब प्लस सी यहाँ पे लिखते हैं, प्लस सी कांस्टेंट जब लिखते हैं तो वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि प्लस सी हम कांस्टेंट कब लिख रहे होते हैं? जब भी हम जैसे मान लो एक्स डी एक्स कर रहे हैं तो ये तो मतलब कंप्लीट है। ठीक है, ये फुल इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ पे एक्स जो है वो एक्स का ही फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर भी हम क्या लिखते हैं, x² by 2 प्लस सी। तो ये जो सी होता है वो हम मानते हैं कि हो सकता है कि हमारा जो फंक्शन है वो इस तरह से हो, पर हमने जब उसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो c है, c की वैल्यू तो लॉस्ट हो गई, तो उसके लिए हमको एज अ फंक्शन कांस्टेंट मानना होता है। पर यहाँ पर m जो है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन है किसी भी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर जो y है, हम मानेंगे कि यहाँ पर y का एक प्योर फंक्शन भी था, और वो हम उसकी वैल्यू कैसे देखते हैं? उसकी वैल्यू हम देखते हैं कि हमें कोई गिवन, जैसे पॉइंट गिवन है, जैसे हम यहाँ पे c की वैल्यू कैसे निकालते हैं कि हमें x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 0 दिया है, तो यहाँ से हमारे पास में c की वैल्यू 0 आ जाती है। या फिर हमें बोला है x इज इक्वल टू 1 पर y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से फिर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 और 2 यहाँ से कितना हो जाएगा, c4, c की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। तो जब प्योर फंक्शन होता है तो हम कांस्टेंट मानते हैं, और अगर यहाँ पर जो x है इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं, m लिख रहे हैं। और m क्या होता है? m होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओनली x। अब जो फंक्शन है y, वो x और y दोनों का है। ठीक है, तो उसमें y का भी कुछ टर्म होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो g ऑफ y भी लिखते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा टफ नहीं है, हो जाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है एक फंक्शन है और बोला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो एक्स की फंक्शन में एक तरह से इसको लिखते हैं। तो जब भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स के टर्म में होता है तो हम डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा y² डिवाइड बाई एक्स वाई, तो ये हो जाएगा y बाई एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर p ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 1/x, राइट। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इसे आप याद भी रख सकते हो कि 1/x का इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स² होता है, सॉरी x होता है, यस, यहाँ पे x होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये याद भी रख सकते हैं, मतलब इतना। तो यहीं पे अगर 2/x होता तो उसका x² हो जाता, 3/x होता तो x³ हो जाता। तो ये इस तरह से याद भी रख सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया x, तो यहाँ पर p की वैल्यू भी आ जाएगी, p हो जाएगा इज इक्वल टू 1। देन अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ y ऑफ 2। ठीक है, इसको देख लेते हैं।
हमें इक्वेशन दिया हुआ है dy by dx -2/xy इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसमें भी वही करना है, इसमें क्या करेंगे, तो इसको मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा y -2/x हमारा क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो भी कोफिशिएंट है ना उसे x की पावर में रख देना है। जब x मतलब सिर्फ लीनियर है यहाँ पे, तो ये जो आएगा 1/x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x² x³ dx, ठीक है। सो ये हो जाएगा y/x² इज इक्वल टू x² by 2 प्लस c, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू x⁴ डिवाइड बाई 2 प्लस x² इंटू सी। अब यहाँ पे हमें गिवन है y1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 1 c। तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। खराब हो गया है क्या, c की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो हमसे पूछा है y(2) क्या होगा, तो ये हो जाएगा y/4 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x⁴, तो 16 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 इंटू सी की वैल्यू क्या है 1/2, तो जाएगा 8 प्लस 2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या जाएगी 10। तो यहाँ तक जो थे हमारे मैथ्स वाले क्वेश्चन थे, मतलब जितने भी थे। अभी यहाँ से जॉइंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो जस्ट 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद में करते हैं। जब तक अगर कोई भी डाउट है यहाँ तक तो एक बार देख लो, तो मैं बता दूंगी। 17 क्या कह रहा है, यहाँ पर बोला है, ठीक है। A plane pin jointed truss has z is equal to 8 joints, 13 members and 3 support relations. The truss is best described as, ठीक है। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं परफेक्ट एंड स्टैटिकली डिटर्मिनेट, redundant by 1 degree, deficient and unstable, extremely unstable, ठीक है। तो जॉइंट और जो मेंबर है इनका कंडीशन होता है, दो कंडीशन होती है। एक होता है m+r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ j। अब यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन का साइन भी होता है। तो अगर इस तरह से है तो इसको हम बोल देते हैं डिटर्मिनेट। कुछ नहीं करना है, एम आर और जे की जो वैल्यू है बस इक्वेशन में पुट करनी है। सबसे पहले m+r देखते हैं, तो m+r हमारे पास में आ रहा है, यहाँ पर है 13 और 3, ठीक है। और जॉइंट हमें दिया हुआ है 8, तो m+r हमारे पास में आ रहा है 16 और 2 इंटू 8 हमारे पास में आ रहा है 16। तो ये दोनों बराबर है, तो अगर ये दोनों बराबर है तो उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेट, ठीक है। तो एक ऑप्शन हमें मिल रहा है डिटर्मिनेट, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। पर एक बार चेक कर लेते हैं ये परफेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए होता है कि एक और कंडीशन होती है m और ट्वाइस ऑफ j -3, ये एक अलग की कंडीशन है। और इसमें क्या बोलते हैं, अगर इक्वल है तो परफेक्ट है, ठीक है। रिडंडेंट होता है जब ग्रेटर देन होता है, और डेफिशिएंट होता है जब लेस देन होता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो भी फोर्स है उसे बैलेंस आउट करने के लिए परफेक्ट जॉइंट है, तो हमारे पास में हो गया परफेक्ट, मतलब इक्वल है। थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो उसे हम बोल देंगे रिडंडेंट, और अगर लेस हुआ तो डेफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ से m हमारे पास में है 13, ट्वाइस ऑफ j हमारे पास में जाएगा 16 और -3, तो 30। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो दो कंडीशन है बस उसे याद रखना है, उसके बाद में हम आप इस तरह के क्वेश्चन आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद में अगला पूछा है डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी, ओके। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें बोला है हमें जॉइंट दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मेंबर दिया हुआ है और सपोर्ट दिया हुआ है, राइट। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, सॉल्यूशन स्केच बढ़िया है। तो डिग्री जो होती है वो हमारे पास में होती है, स्टैटिक डिग्री वो होती है m+r - 2j।
ये अगर आप देखोगे तो ये यहीं से आ रही है, इसको हमने क्या करा है, इस तरफ भेज दिया बस। ठीक है, तो अगर ये जीरो है, इसको दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं, अगर स्टैटिक डिग्री जीरो है तो परफेक्ट है, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रिडंडेंट है, और लेस देन जीरो है तो डेफिशिएंट है। तब हमसे डायरेक्ट पूछा है कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा वैल्यू रखेंगे m प्लस आर, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 18 प्लस 3 माइनस 20, तो ये आ रहा है 1। ठीक है, तो ये रिडंडेंट है बाय 1 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये कंडीशन याद होनी चाहिए, डिग्री ग्रेटर देन जीरो तो रिडंडेंट, लेस देन जीरो तो क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट। ये याद होना चाहिए। उसके बाद में अगला है, एट एन अनलोडेड joint of a truss only two non-collinear member meet, the force in the two members will be। ठीक है, तो यहाँ पर है दो नॉन कोलिनियर है, तो जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से है, और ये क्या है, स्टेटिक है, तो जॉइंट है यहाँ पे राइट, तो मतलब ये यहाँ से मूव नहीं हो रहे, तो इन दोनों के जो फोर्स है वो बैलेंस आउट होने चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, एफ ऑफ वाई जो है वो जीरो होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स जो है वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों के जो फोर्स है वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो ही बोथ मेंबर। यहाँ पर दोनों इक्वल क्यों नहीं है, इक्वल टू जीरो क्यों है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, दोनों की जो डायरेक्शन है वो अलग है, तो इसको जब आप इसको इस तरह से मतलब ब्रेक करोगे, इसको हम बोलते हैं F1 y, ये हमारे पास में हो जाएगा F1 x, यहाँ पर ये हो जाएगा F2। ठीक है, तो इसका x कंपोनेंट आ जाएगा F2 x राइट, और y कंपोनेंट आ जाएगा F2 y। अब मान लो अगर ये सेम डिग्री पर है, यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है, तो F1 इज इक्वल टू F1 और F2 अगर इक्वल है तो क्या होगा कि x डायरेक्शन में फोर्स रह जाएगा, तो दोनों को इक्वल टू जीरो होना ही पड़ेगा, वरना ये जो दिया हुआ है डायग्राम वो सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि नो एक्सटर्नल लोड यहाँ पे दिया होगा। उसके बाद में है, a symmetric triangular truss has a 6 meter base and 4 meter height, 30 kilonewton vertical load acts at the apex, the force in each inclined member is। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन करके आज हम 9:30 पे मतलब एंड कर देंगे, फिर अगली क्लास फिर अपन देखते हैं, क्योंकि इस तरह के एक ही तरह के क्वेश्चन करके थोड़ा ऐसा भी हो जाता है कि कितना ही करेंगे उनको भी, फिर अगले दिन फ्रेश माइंड से कर लेंगे, 1.5 घंटे की ले लेंगे या 1 घंटे की ले लेंगे, जो भी जितना भी बचेगा उस तरह से देख लेंगे। ठीक है, ये दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं है ना, हाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ये, तो उसमें जैसे डायमेंशन ही दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 4 मीटर है, यहाँ पे ये 6 मीटर है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये जो दोनों है ये क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, मतलब ये जो साइड है वो इक्वल हो जाएगी इसके, ये कॉमन साइड है यहाँ पे। ठीक है, ये एंगल बराबर हो जाएगा इस तरह से, मतलब ये इक्वल हो जाएंगे। तो जब भी इस तरह से होता है तो जो फोर्स है वो भी सिमेट्रिकली लगेंगे। कैसे लगेंगे, ये 90 डिग्री है, तो हम यहाँ से इसको एक कितना हो जाएगा, 3 मीटर, तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे भी 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो फोर्स है वो 30 किलो न्यूटन लग रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
जो जियोमेट्री है वो हमारे पास में हमने निकाली ली, 5 4 3 यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पे जो थीटा है उसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो थीटा हमारे पास में कितना हो जाएगा, साइन थीटा, ये वाला एंगल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो साइन थीटा हमारे पास में हो जाएगा 4/5, दैट इज 0.8। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारे पास में एंगल आ गया, cos थीटा कितना हो जाएगा वो भी देख लेते हैं। cos थीटा हो जाएगा 3/5। हम कौन सा एंगल ट्राइंगल देख रहे हैं, ये वाला देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ए, इसको डी बोल देते हैं, यहाँ पे डी है। तो ये 4 मीटर गिवन है। कोई भी जब हम परपेंडिकुलर मतलब इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो वो बाइसेक्ट करता है, राइट। यहाँ पर जाएगा 5 और ये थीटा है। तो अब हम मान लेते हैं क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकल है तो दोनों में जो फोर्स होगा वो भी सेम होगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो एफ है। ठीक है, तो दोनों का जो वर्टिकल कंपोनेंट है यहाँ पर, ये जो दो फोर्स लग रहे हैं, इस ट्रस का और इस वाले जो मेंबर को बोल देते हैं और इस वाले को बोल देते हैं, तो इन दोनों का जो फोर्स है वो 30 किलो न्यूटन को कहीं ना कहीं बैलेंस आउट कर रहा होगा, राइट। तो फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में लग रहा है इस तरह से एफ, यहाँ पे है थीटा। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास में फोर्स का जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा एफ साइन थीटा, यहाँ पे आएगा एफ ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, सेम विद द अदर वाला डायग्राम, यहाँ पे जो सी है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे एफ है, ये थीटा है, यहाँ पे एफ साइन थीटा। ठीक है, तो वर्टिकल फोर्स जो अगर हम बैलेंस आउट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2f साइन थीटा इज इक्वल टू 30। यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं, 2 इंटू एफ इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना था हमारे पास में, 4/5 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से हो जाएगा 8/5, तो 5/8, 30 इंटू 5 150 डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ रहा है, ये आ रहा है 19 पॉइंट, ये जाएगा 1875 किलोमीटर। ठीक है, तो हमसे पूछा था कि इसका जो डायरेक्शन है वो किस तरह से होगा। तो डायरेक्शन कैसे देखेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन इस तरह से देखेंगे। देखो ये जो है ये 30 किलो न्यूटन इस तरह से लग रहा है, तो इसे बैलेंस आउट करने के लिए वर्टिकल फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हमें ये चाहिए, फोर्स इस तरह से लगे। तो इस जॉइंट पर वो लोग क्या कर, जॉइंट पर जो फोर्स है वो कंप्रेस कर रहे हैं, टेंसाइल नहीं है। अगर टेंसाइल होते तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं, राइट। तो वो जॉइंट को क्या करते, लाइक एज अ टेंशन क्रिएट करते हैं यहाँ पे, अगर फोर्स इस तरह से लग रहा होता। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो हो जाएगा 18.75 किलो न्यूटन कंप्रेसिव इन नेचर। ठीक है, तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्शन के लिए हमें देखना होगा कि लाइक बैलेंस आउट किस डायरेक्शन में कर रहा है पहली बार, और अगर सिमेट्री आ जाती है तो सॉल्व करना इजी रहता है। डिफरेंट एंगल आते तो क्या करते हैं, F1 और F2 मान के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब अगला आता है, अ ट्रस इज सपोर्टेड बाय अ पिन एट ए एंड अ रोलर एट बी। स्पैन दिया हुआ है और हमें बोला है 20 किलो न्यूटन फोर्स जो है वो जॉइंट बी कहाँ पर है, जॉइंट बी यहाँ पर है। यहाँ पे ये एक्ट कर रहा है वर्टिकली अबव ए एट 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है, 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से ये फोर्स है। उसके बाद में बोल रहा है 10 किलो न्यूटन फोर्स वर्टिकल लोड इस तरह से है। ठीक है, ओके ओके ओके, द वर्टिकल रिएक्शन एट ई क्या होगा। तो इसमें सिंपली हमें बता दिया है कि इस तरह से एक डायग्राम है और उसमें हमें यहाँ पर जो है, यहाँ पे तो मतलब रिजिडली सपोर्टेड है ये, यहाँ पर रोलर है। ठीक है,
और इस तरह से ये डायग्राम है, ये कनेक्टेड है और फोर्स इस तरह से लग रहे हैं। तो हमने बोला है कि यहाँ पर जो रिएक्शन है, वर्टिकल रिएक्शन ऑफ ई, ये हमसे पूछा है कि ई इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, पहले तो हमें ये जो चीजें ये पता होना चाहिए कि अगर इस तरह से हमें दिया हुआ है या फिर हमें लिखा हुआ है पिन, तो जो वो पॉइंट है वहां पे दो रिएक्शन लगते हैं, रिएक्शन इन एक्स डायरेक्शन एंड रिएक्शन इन वाई डायरेक्शन, राइट। और अगर इस तरह से कोई रोलर है तो वहां पर जो रिएक्शन है वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में लगता है। क्यों लगता है? रोलर का मतलब है कि ये इधर मूव कर सकता है और इधर भी मूव कर सकता है, पर इसे स्टेटिक रहना इन वाई डायरेक्शन। तो रिएक्शन तब लगती है जब मतलब हम जो हमें एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उस पॉइंट पे, उसे बैलेंस तब करना होता है। ठीक है, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है। और उसके बाद में जो डायग्राम दिया है उसको हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, मेरी ड्राइंग इतनी खास नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मेंबर्स ज्वाइंट किए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पर है पॉइंट ए, यहाँ पर दिया हुआ है बी, ये सी है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? रोलर है। सो फर्स्ट तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा, रिएक्शन एट ई, क्योंकि यहाँ पर क्या है? रोलर है तो ओनली वाई डायरेक्शन में लगेगा। अब यहाँ पर क्या है? ये रिजिड है तो रिएक्शन एट ए एक्स, रिएक्शन एट ए वाई। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है हमारे पास में 60 डिग्री, रिएक्शन बी। एंड एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, वर्टिकल है ये है 10 किलो न्यूटन, और यहाँ पर ये दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन। ठीक है, सो अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी हम सिंपली क्या करेंगे? मोमेंट अबाउट ए निकाल लेंगे, क्योंकि हमें जो है ई पर फाइंड करना है, वर्टिकल फोर्स फाइंड करना है, राइट। तो वर्टिकल फोर्स हमारे पास में दो अननोन है यहाँ पर, एक तो रिएक्शन एट ए वाई है और रिएक्शन एट ई है। जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि जो जैसे इस तरह से ज्यादा जहाँ पर अननोन फोर्स है उसके अबाउट मोमेंट निकाल लें। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए बस। तो डिस्टेंस हमें पता है, आई गेस यहाँ पे हमें दिया हुआ है ए ई की डिस्टेंस हमें दी हुई है 6 मीटर, और ठीक है ये दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है। तो मोमेंट क्या होता है? मोमेंट होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। और ठीक है, तो ये आइदर क्लॉकवाइज हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो मोमेंट अबाउट ए हम निकाल रहे हैं, क्योंकि ये एक स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में है, तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं अगर फोर्स उसी पॉइंट पे पास कर रहा है, राइट, तो मोमेंट अबाउट दैट पॉइंट 0 हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन एट ए एक्स और वाई डायरेक्शन में कोई असर नहीं करेगा, और रिएक्शन ऑफ बी भी असर नहीं करेगा, क्योंकि जो फोर्स लाइन है वो यहीं से पास कर रही है। इस तरह से फोर्स यहाँ पे लगेगा तो ये यहीं से पास कर रहा है, और ये इसके पैरेलल है, तो वो भी मतलब कुछ इतना काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर दो ही फोर्स बचेंगे जो मतलब नॉन जीरो होंगे। फर्स्ट होगा डी वाला फोर्स और ई वाला फोर्स, तो इसको देख लेते हैं। सो जो डी है वो इस तरह से 10 किलो न्यूटन, ए हमारा इस डायरेक्शन में है, तो ये किस तरह से घुमा रहा है इसको? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 10 × 6। जो फोर्स ई है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और ए से इस डायरेक्शन में, तो ये हमें इस तरह से घुमा रहा है। तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। तो रिएक्शन ऑफ ई इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू 0। यहाँ से रिएक्शन ऑफ ई क्या आ जाएगा? 6। हाँ सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 10 किलो न्यूटन। देन हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम अगली क्लास में देखेंगे। उसमें दिया हुआ है
uniformly distributed load of 5 kilonewton per meter x over a 3 meter length of a beam from x is equal to 2 to x is equal to 5 from the left support A. Its equivalent point load is, ठीक है, तो हमसे बस पॉइंट लोड ही पूछा है और डिस्टेंस पूछी है, तो क्या करेंगे, जब भी इस तरह से आता है तो उसको एज अ डायग्राम मान लो, जैसे अगर इस तरह से है तो बस उसका एरिया निकाल लो, जो एरिया आएगा वही उसका इक्विवेलेंट पॉइंट हो जाता है। जब भी इस तरह से अगर कोई फोर्स लिखा है जैसे 5 किलो न्यूटन पर मीटर है, ठीक है, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट फोर्स हमारे पास में हो जाएगा 5 इंटू, अच्छा x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 5, तो ये जो बीच का डिस्टेंस है वो हो जाएगा 3, राइट, तो 5 इंटू 3, तो यहाँ से हो जाएगा 15 किलोमीटर, तो टोटल जो फोर्स है वो 15 किलोमीटर का लग रहा है। अब किस डिस्टेंस पे लग रहा है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये इस तरह से होता है, जैसे बीम है और यहाँ पे मान लो 2 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं x डिस्टेंस पे लग रहा होता है। अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और रेक्टेंगुलर मतलब इस तरह से बना हुआ है, तो इन दोनों का जो भी मिड पॉइंट होगा वो वहीं पे लगेगा, तो टोटल डिस्टेंस है 3 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ से हो जाएगा 1.5, तो ये यहाँ से 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे एक यूनिफॉर्म फोर्स इस तरह से लग रहा होगा। सो फ्रॉम ए से हमारे पास में कितनी डिस्टेंस आ जाएगी, यहाँ तक का 2 प्लस 1.5, तो 3.5 यहाँ पे आ जाएगा। और टोटल लोड हमें कितना दिया हुआ है, टोटल लोड हमें दिया हुआ है 15 किलो न्यूटन, ठीक है, तो 15 एट एक्स इज इक्वल टू 3.5 यहाँ पे आ जाएगा। अब इस तरह से हम लोग क्यों निकालते हैं, क्योंकि जब भी कैलकुलेशन करनी होती है तो हम एक पॉइंट पर किसी भी फोर्स को मानते हैं, तो उसके लिए हमें सेंटर मतलब एक तरह से हम बोलेंगे सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ द मास पे हम अज्यूम करते हैं कि जो भी फोर्स है वो उसी पॉइंट पे लग रहा है, पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, तो वो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए होता है। यहाँ पे तो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड जो है वो हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे जो भी एरिया बन रहा है, जैसे आकृति बन रही है यहाँ पे जो भी उसका एरिया निकाल देंगे तो वो इक्विवेलेंट फोर्स आ जाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ये क्या है, ट्राइंगल बना हुआ है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 12 इंटू 6, सो ये कितना हो जाएगा 36 किलो न्यूटन, राइट। अब डिस्टेंस निकालनी है तो सेंटर ऑफ मास डिफरेंट डिफरेंट जो भी मतलब आकृतियां होती हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट सेंटर ऑफ मास होता है। जैसे ट्राइंगल में ये होता है, जो लार्ज साइड है उससे 1/3 मतलब L/3 डिस्टेंस पे होता है जो फोर्स लग रहा होता है। तो बस इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे 6 है तो डिस्टेंस हमारे पास में क्या आ जाएगी, L/3 दैट इज 2 मीटर। अब हमें बोला है पॉइंट ए से डिस्टेंस बताओ, तो यहाँ से ये 2 पर है तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4 मीटर, तो सिंपल हो जाएगा ये 36 एट 4 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, आज की क्लास को यहीं कंक्लूड करते हैं। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.